हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC03 का डिस्कशन करेंगे और मैं स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट का डिस्कशन करूंगी। और इस बार मैंने लिया है संजय कुमार के आंसर स्क्रिप्ट। और संजय मेरा फेस टू फेस क्लास का स्टूडेंट है और इसको टेस्ट पेपर 3 में 60 आया है। ओके, आप देखिए ऐसे में 11, आर्ग्यूमेंट 11, रिपोर्ट में 10, प्रेसी में इसको बहुत कम आया है इस बार, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 7 और ग्रामर में 20। संजय प्रेसी में मात खाया है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। रीज़न ये है, प्रेसी में आप कम से कम 5 तो स्कोर करना चाहिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 15 स्कोर करना चाहिए। इसका मार्क्स जो संजय का वो आराम से 80 तक आ सकता था, मगर इसने यहाँ पर गलती की है, जो हम डिस्कस करेंगे क्या गलती की है इसने। अब मैं इसका एक और टेस्ट पेपर आपको दिखाती हूँ जिसमें उसको 79.5 आया है। ये संजय का पेपर है, देखिए 79.5। ऐसे में 19, आर्ग्यूमेंट में उसको बहुत कम आया था और अगर ये आर्ग्यूमेंट में अच्छा स्कोर कर लेता तो उसको 80 से भी ऊपर आता। ओके, बाकी रिपोर्ट में, प्रेसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। ग्रामर में इसने 23 स्कोर किया है और इसके जो 2 मार्क्स कटे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कहाँ पर कटे हैं इसके। 1 मार्क जो इसका डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर है, ऑन देयर फीट नहीं होगा, ऑन फुट होगा। ओके, अगर कोई हम पैदल जा रहे हैं तो हम ऑन फुट बोलते हैं, ऑन फीट नहीं बोलते हैं। तो 1 मार्क इसका यहाँ पर कटा है। यहाँ पर इसका मैंने इसको मार्क्स नहीं दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। इसको मैंने मार्क्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट करना था और इसने फुल स्टॉप पुट कर दिया, तो मैंने इसका पूरा नंबर काट लिया। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करना है और इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव तभी होता है जब इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। और मैं एक और बात बता दूं, सेंटेंस तभी होता है जब उसमें लास्ट में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो। अगर आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं देते हो, कोई भी मतलब कि अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क नहीं देते हो, तो आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसके 2 मार्क्स इस तरह से कटे हैं। तो आप देख सकते हो कि संजय में बहुत पोटेंशियल है और मुझे अच्छे से पता है जब ये फेस टू फेस क्लास चल रही थी हमारी लॉकडाउन के पहले, इसने एक भी क्लास मिस नहीं की। और जो एकेडमी में जो बुकलेट मिलती है ग्रामर की, जो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उसने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और क्लास के बाद वो एक एक क्वेश्चन पे जो जो डाउट था वो सारा उसने पूछा है। उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए आज उसका इतना अच्छा स्कोर हुआ है। ओके, और ये भी स्कोर कम है। अगर ये आर्गुमेंट में स्कोर कर लेता संजय तो इसका स्कोर बहुत अच्छा होता। बाकी सब में इसको सही स्कोर है, एसए 19 सही है, एवरेज ऑन एन एवरेज एसए में अगर 19 आ रहा है तो ठीक है। चारों एसए अगर बहुत अच्छे हैं तो फिर आपको 30-35 इतने आ जाते हैं। ओके, बाकी सब सही है। रिपोर्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 20 में अगर 11 आ रहे हैं बहुत अच्छा है। प्रेसी में 7 आना बहुत बड़ी बात है। ओके, 50% लाना भी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 17.5 बहुत ही अच्छा मार्क्स है। तो इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है फर्स्ट टेस्ट पेपर में, मगर मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी। मैं थर्ड टेस्ट पेपर का डिस्कशन करूंगी जिसमें इसको 60 आया है। इस बार इसका परफॉर्मेंस एसए में भी अप टू मार्क नहीं रहा है, आर्ग्यूमेंट में फिर भी सही है, उतना अच्छा नहीं है, मगर प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये मार्क खाया है। ओके, तो चलिए हम एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर रिन्यूएबल एनर्जीज सस्टेनेबल? तो आप देखिए इसने कितने अच्छे से शुरुआत की है, इंट्रोडक्शन, और मैंने इसको गुड भी दिया है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया। तो यहाँ पर संजय ने सिर्फ एनर्जी के बारे में संजय डिस्कस कर रहा है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से कंप्लीटली ओपन नहीं करते इंट्रोडक्शन में, आप पार्ट बाय पार्ट ओपन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एनर्जी के बारे में संजय डिस्कस कर रहा है कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी आफ्टर यूएसए, चाइना एंड रशिया, बट इट इज नॉट एंडोड विद abundant एनर्जी रिसोर्सेज. So India uses both renewable energy
एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए, पहले संजय ने एनर्जी की बात की तो इसने इसके बारे में बात कर ली, फिर संजय रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी अब उसने सेकंड जो कीवर्ड है ऐसे क्वेश्चन का उसके बारे में बात की। तो संजय पार्ट बाय पार्ट ऐसे क्वेश्चन को बहुत ग्रेजुअली ओपन कर रहा है। तो ये चीज, इस इंट्रोडक्शन की ब्यूटी इसी में है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अब्रप्टली, सडनली, टोटली ओपन मत करो इंट्रोडक्शन में, इससे ब्यूटी खत्म हो जाती है। फिर इसने लिखा, सो इंडिया यूजेस बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज टू मीट इट्स डेवलपमेंटल नीड्स. Non-renewable energy resources are those which have limited stock. Once stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed. So the renewable energy is the need of the hour. अब आप देखिए कितने अच्छे से इसने फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ को कनेक्ट किया है, वेल कनेक्टेड, कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो एग्जॉस्टेड है, इसीलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए. इट इज द नीड ऑफ द आवर. इसको कहते हैं कनेक्टिविटी बिटवीन टू पैराज. कई कैंडिडेट को पता ही नहीं कि पैरा कैसे चेंज करना चाहिए और कब चेंज करना चाहिए, और किसी को अगर पता भी होता है तो टू कंसेक्यूटिव पैराज में कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा कंटेंट एकदम स्कैटर्ड और डिसजॉइंटेड लगता है. Because renewable energy resources are those which get renewed quickly and capable of delivering what the world needs. ओके, तो नीड ऑफ द आवर क्यों है ये भी बता दिया. फिर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो अब आप देखिए धीरे धीरे ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आ गया. फाइन. अब इसके बाद इसने लिखा है, द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. दैट्स व्हाई इट कैन बी सेड दैट रिन्यूएबल एनर्जीज आर सस्टेनेबल. अब आप देखिए इसने पूरे ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर ओपन किया है. गॉट इट. तो आप समझ रहे हो, बहुत ब्यूटिफुली धीरे धीरे ये ऐसे क्वेश्चन पे आया है. मगर अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने धीरे धीरे आओ पूरा 300 वर्ड्स ही कंज्यूम हो जाए, ऐसा नहीं करना है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि आर रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल, क्या रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल है या नहीं है. तो अब यहाँ पे ये बात कर रहा है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. तो यहाँ पर अगर पैरा चेंज कर देता संजय तो सही रहता, नहीं भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दे तो अच्छा है क्योंकि ये बहुत लंबा पैरा हो रहा है. फिर है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. फर्स्ट हाइड्रो पावर. तो अब संजय इसमें बात करेगा कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं. अब एंटायर इस कंटेंट में संजय ने बात की है और एक अपना व्यू पॉइंट रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल है, और इसी को वैलिडेट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए संजय ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे हाइड्रो पावर का एग्जाम्पल दिया है कि वो किस तरह से सस्टेनेबल है. आप देख रहे हो किस तरह से सस्टेनेबल है, ये वाला एग्जाम्पल दे दिया, और साथ में इंडिया रैंक कहाँ कर रहा है ये भी बता दिया. फिर सोलार एनर्जी के बारे में इसने बताया पैरा चेंज करके, और ये किस तरह से सस्टेनेबल है ये बता रहा है संजय. और फिर उसके बाद यहाँ पर इसने बहुत डेटा दे दिया है. आप देखोगे इतना डेटा नहीं देना है, एक दो दे दो काफ़ी है. अब यहाँ पे ये वाला डेटा दे दिया, फिर ये वाला डेटा दे दिया, ठीक है. तो इतना देने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास वर्ड भी बहुत कम होते हैं, 300 वर्ड्स, उसमें भी 100 वर्ड्स आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही ले लेता है. फिर संजय यहाँ पर विंड पावर के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर भी अगर उसने पैरा चेंज कर दिया होता तो सही रहता. विंड पावर किस तरह से सस्टेनेबल है ये बता रहा है. ओके. फिर यहाँ पर तमिलनाडु ने क्या किया है, विंड मिल के लिए परचेस किया, ये सारे इसने बताए. फिर टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसने एक एक लाइन में बता दिया. ओके. तो इसने ये बताने की कोशिश की है कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज है वो सस्टेनेबल है. ओके. जितने भी कंट्रीज हैं वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर सकें. ओके. और जो टारगेट है उसको पूरा कर सकें. फिर इसने लिखा है लास्ट में, सो ऑल द कंट्रीज शुड पुट द एफर्ट्स कंटिन्यूसली टू अडॉप्ट दिस, to adopt these sustainable resources so that all the people may live happy life in pollution free environment. अब इसको 4 आए हैं. ऐसा ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छा है, फिर भी इसको कम आए हैं मार्क्स. रीज़न ये है, मैंने यहाँ पर साफ लिखा है, योर essay is good but it is one sided.
यानी एक ही अप्रोच ये बता रहा है संजय। यू शुड हैव एटलीस्ट डिवोटेड वन पैरा टू प्रेजेंट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। इसका मतलब ये है कि संजय बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबल है, मगर एक उसको पैराग्राफ डिवोट करना चाहिए था जिसमें ये बताने की वो कोशिश करे कि रिन्यूएबल एनर्जी किस तरह से अनसस्टेनेबल भी है। ओके, तो इसके बारे में कैसे अनसस्टेनेबल है, जब मैं अपना लिखा हुआ ऐसे दिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी फिलहाल, इसीलिए इस संजय को 4 मिला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया रिक्वायर्स पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस पॉवर्टी। अब इसमें लिखा है इसने एज पर OECD, एक डेटा इसने दिया है, इंक्लूसिव ग्रोथ इज इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अक्रॉस द सोसाइटी एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। ओके, तो यहाँ पर संजय ने सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ लिया और फिर उसके बाद पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करता है ये बता दिया, कि मतलब कैसे नहीं, मतलब रिड्यूस करता है। मैंने इस इंट्रोडक्शन में गुड नहीं दिया है, रीज़न ये है कि इसने फर्स्ट इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस में ही इसने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन ओपन कर दिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्लूसिव ग्रोथ है और पॉवर्टी है। इसने पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन में ही ओपन कर दिया। Inclusive growth includes many elements such as skill development, financial inclusion, technological advancement in all fields, and social development to create opportunities for all. Okay? So keeping the concept of inclusive growth in mind. अब देखिए किस तरह से पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी है। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है वो बताकर, हालांकि कभी भी आप लोग ये सब अप्रोच मत रखना, इंक्लूसिव ग्रोथ मीन, इंक्लूसिव ग्रोथ इज डिफाइंड एज, इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स टू, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। रेफर्स टू फिर भी ठीक लगता है, इसने इस तरह से लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूड्स। सो कीपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन माइंड, इंडिया हैज बीन टेकिंग मेनी स्टेप्स टू अचीव इट। फिर इसने कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग में इसने कुछ गड़बड़ किया है, बट देयर आर मेनी चैलेंजेस, इसको अचीव करने में मेनी चैलेंजेस है। वन ऑफ द सीरियस चैलेंज इज द पॉवर्टी। ओके, सो इंडिया नीड्स टू टेक इफेक्टिव पॉलिसी मेजर टू एड्रेस पॉवर्टी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ अटेन करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी, और फिर उसने पॉवर्टी बता के पॉवर्टी का इंडेक्स, जो पॉवर्टी का जो डेटा है वो बताया है। इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या मेजर ले रही है, क्योंकि आपका ऐसे क्वेश्चन है पॉलिसी मेजर्स, तो ऑब्वियसली आपको पॉलिसी मेजर्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो अगर ये इंट्रोडक्शन इंक्लूसिव ग्रोथ फर्स्ट लाइन में लिखता, पॉवर्टी सेकंड लाइन में लिखता इंट्रोडक्शन में, और फिर उसके बाद वो सेकंड पैराग्राफ में पॉलिसी मेजर्स तक में आता तो अच्छा लगता, राइट। अब यहाँ पे इसने पॉलिसी मेजर बताया है। अब आप देख रहे हैं एक चीज़, इसने सिर्फ लिस्ट दी है इतनी सारी। अगर इस तरह से आप लिस्ट दोगे ना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिस्ट देने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसमें ये जो पॉलिसी मेजर्स है उसमें आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप बताओगे ना, सिंपली लिस्ट देने से क्या होगा। तो मैंने लिखा है डू नॉट गिव द लॉन्ग लिस्ट, यू हैव टू कनेक्ट पॉवर्टी विद इंक्लूसिव ग्रोथ। एक तो लिस्ट दे दिया, ऊपर से इंक्लूसिव ग्रोथ को पॉवर्टी से कनेक्ट भी नहीं किया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है कि किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ पॉवर्टी को एंड कर सकता है, और यहाँ पर संजय ऐसे क्वेश्चन से डेविएट हो गया है। उसने लिखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ अटेन करने में चैलेंज क्या है, पॉवर्टी का। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसने थोड़ा ऐसे क्वेश्चन समझा नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड बाय डूइंग सो द नंबर ऑफ पुअर पीपल fall from 630 million to 316. Still, Indian government needs to empower people with good health, education and standard livelihood by taking effective policy. अब देखिए वापस से पॉलिसी मेजर, पहले भी पॉलिसी मेजर के बारे में जिक्र किया और लिस्ट दे दी, फिर से पॉलिसी मेजर्स के बारे में इसने बात कर ली। तो बार बार आप पॉलिसी मेजर्स को रिपीट मत करो, आप एक बार बता दो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेजर लिया है, 2-3 पॉलिसी मेजर्स के बारे में बताओ, उसको कनेक्ट करो इंक्लूसिव ग्रोथ से। ओके, फिर आप देखिए मैंने लिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ मिसिंग, क्योंकि आप पॉलिसी मेजर्स को कनेक्ट नहीं कर रहे इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि क्या वो पॉलिसी मेजर्स इंक्लूसिव ग्रोथ को एम कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो क्या पॉवर्टी को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इंडियन गवर्नमेंट along with the state governments and local governments should continue to focus on eradicating poverty and achieving sustainable development in order to improve the lives of Indian people. Here we are not talking about improving the lives of people. We are talking about pulling the people out of poverty. अब देखो मैंने क्या लिखा है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एरो देकर मैंने लिखा डू नॉट यूज दिस टर्म व्हेन इन एसे क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ इज मेंशन। ऑब्वियसली जब इंक्लूसिव ग्रोथ मेंशन हो रहा है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हो। फिर इसने लिखा है थ्रू इनोवेटिव पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी प्राइवेट पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस इफेक्टिवली एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल ग्रोथ कैन बी टारगेटेड। मैंने लिखा एविडेंस दीजिए, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ मिलके ऐसा कर रहा है। और दूसरी जो चीज़ है इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरह से पॉवर्टी को एलिमिनेट करेगा या रिड्यूस करेगा। यहाँ पे पॉवर्टी और इंक्लूसिव ग्रोथ को संजय ने सेपरेट एंटिटीज ले लिया है, इसको कनेक्ट ही नहीं कर पाया संजय अपने ऐसे क्वेश्चन में, तो मैंने लिख दिया नॉट मच कंटेंट और इसको मैंने 1 मार्क दिया। नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम एंड अल्टरनेटिव टू एकेडमिक लर्निंग। इस ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से एकेडमिक लर्निंग वोकेशनल एजुकेशन का एक ऑप्शन है। कहने का मतलब कोई अगर स्कूल कॉलेज नहीं जा सकता तो वो वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम में एनरोल कर सकता है, उसके लिए एक ऑप्शन और है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसने कोटेशन से शुरू किया है और इसने बताया है कि इंडिया हैज़ द लार्ज एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया, मिड डे मील के बारे में बताया। ओके, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, यानी सारे एफर्ट्स के बारे में बताकर संजय बोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट देयर आर मेनी चिल्ड्रन टुडे हु ड्रॉप आउट फ्रॉम देयर स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। मेनी ऑफ दीज चिल्ड्रन, अब देखिए कनेक्टिविटी आया यहाँ पर चिल्ड्रन, और इसी चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं हु डिसकंटिन्यू द एकेडमिक एजुकेशन। ओके, तो कनेक्शन बहुत अच्छा है 2 पैराग्राफ के बीच में। स्पेशली फ्रॉम लोअर इनकम बैकग्राउंड्स हैव हायर चांसेस ऑफ engaging in child labor and being addicted to harmful substances. But currently these young adults have an option of vocational education that is an alternative to academic learning. बहुत अच्छे से इसने ऐसे क्वेश्चन को ओपन कर। तो आप अगर देखोगे तो एजुकेशन के बारे में इसने बात की इंट्रोडक्शन में, और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं एजुकेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है वो सारा बताकर, फिर ड्रॉप आउट्स के बारे में बताकर, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बताया। तो इसने ऐसे क्वेश्चन को पूरा ओपन भी कर दिया और एक तरीके से जस्टिफाई भी कर दिया कि जो ड्रॉप आउट्स है उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज वोकेशनल एजुकेशन हैज स्टूडेंट्स टू बी स्किल्ड एंड ऑफर्स बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दीज यंग एडल्ट्स कैन जॉइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में इसने बताया। फिर वोकेशनल एजुकेशन इज एन ऑल्टरनेटिव। बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाहिए संजय, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये। आप जस्टिफाई करो इसको मगर रिपीट मत करो सेंटेंस को। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो हैव टेकन मेनी इनिशिएटिव टू इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन। सम ऑफ द इनिशिएटिव्स आर, तो इसने देखिए आप फिर से लिस्ट दे दिया इसने। इस तरह से लिस्ट नहीं दे सकते हो आप, सही नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगता है। आप सिर्फ इसके बारे में बता दो, फर्स्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये कितना सक्सेसफुल रहा है ये बता दो। By these schemes, Indian government got success to impart vocational education to some extent. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि गवर्नमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ है। ओके, क्वेश्चन ये है कि क्या वोकेशनल एजुकेशन को हम एक ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं एकेडमिक एजुकेशन का। इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुड क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर होना चाहिए, टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर about the vocational education. By doing so, the needy students may get benefits from vocational education even if they are deprived of academic learning. देखिए ये जो कंक्लूजन है वो सही है, मगर आपने ऐसे क्वेश्चन को एंटायर कंटेंट में जस्टिफाई नहीं किया। जब हम कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन एक ऑप्शन बन सकता है क्या एकेडमिक लर्निंग का, तो इसका मतलब ये है कि कुछ एकेडमिक लर्निंग में भी तो ड्रॉबैक्स हैं। एकेडमिक लर्निंग जो है, एकेडमिक एजुकेशन है, वो जॉब नहीं जनरेट कर पा रहा है। वो जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मगर फिर भी जॉबलेस रहते हैं। तो एकेडमिक लर्निंग जनरेट कर रहा है अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स को, जॉबलेस स्टूडेंट्स को। ओके, वो जॉब नहीं दे पा रहा, तो ये सबसे बड़ी कमी है। तो आपको कमी भी बताना पड़ेगा एकेडमिक एजुकेशन का। अब देखिए मैंने इसमें लिखा है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वोकेशनल एजुकेशन being alternative to academic learning, you must talk about its loopholes. Its loopholes का मतलब academic learning का क्या loopholes है। तो फिर मैंने बताया why alternative स्कूल ड्रॉप आउट से, जिसके बारे में संजय ने बात की है, सिर्फ एक ही बात की स्कूल ड्रॉप आउट, उसके बारे इसके अलावा इसने और कोई एस्पेक्ट ही नहीं लिया है।
सिर्फ एक रीज़न दिया है कि क्यों वोकेशनल एजुकेशन ऑप्ट करना चाहिए, स्कूल ड्रॉप आउट। इसके अलावा और भी चीज़ है, नो फैसिलिटीज़ इन रूरल स्कूल, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, एकेडमिक नो स्किल्स, एकेडमिक लर्निंग में कोई स्किल्स नहीं दी जाती है, सिर्फ थ्योरीज पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसको बतानी चाहिए थी, मैंने सिर्फ इसको 2 दिया है। एक तो इसने जो इंट्रोडक्शन है वो सही लिखा है, कंक्लूजन में भी इसने कनेक्ट किया है और ड्रॉप आउट्स के बारे में बताया है, प्रधानमंत्री विकास योजना के बारे में बताया है, इसलिए इसको मैंने 2 इसमें दिया है। नेक्स्ट, द चैलेंजिंग क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये जो डेफिनेशनल अप्रोच है वो एकदम सही नहीं है, कभी भी यूपीएससी में इस तरह से आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसने डेफिनेशन दिया है, ओके, और सेंटेंस आप देखिए कितना लंबा है। क्यों लंबा इतना सेंटेंस होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ इतना लंबा सेंटेंस है। द यूनिवर्सल हेल्थ कवर डजंट मीन फ्री हेल्थ सर्विसेज बट इंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी। यहीं से शुरू कर देते, आपको ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आप मत मेंशन करते, यहाँ से शुरू कर देते, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन होता अगर ये वाला फर्स्ट लाइन होता तो। कॉन्ट्रारी टू दिस विजन, अब देखिए कितना अच्छा से कनेक्ट किया इसने। कौन सा विजन? कि इंश्योरिंग अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज। इस विजन के कॉन्ट्रारी about 60 million Indians fall into poverty annually due to expenditure on health. Okay, मैंने गुड भी दिया है। A large section of India's middle class lack health insurance coverage, so it can be said that it is challenging quest for universal health coverage by covering all the people. ने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को पूरा ओपन कर दिया। But nowadays all the countries are trying to provide complete UHC to their people so that they can access health services without any constraints. यानी एक लाइन यहाँ पर ऐड कर दिया है, to face health issue and terrible disease। ये बहुत मतलब इसको एक अलग लाइन में अगर लिखते तो अच्छा रहता। यहाँ पे कोविड के बारे में लिख दिया तो इसका मतलब है कि जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है तब से सभी कंट्रीज ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा से ही ट्राई किया जा रहा है। तो कोविड-19 का आप लिखो मगर फिर एक अलग सेंटेंस में लिखो, द मैटर हैज़ बिकम वर्स विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। ओके, फॉर इंस्टेंस चाइना हैज सक्सेसफुली अचीव्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन 2011 रिप्रेजेंटिंग द लार्ज एक्सपेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। ऑब्वियसली इसने, संजय ने बोला है कि कंप्लीट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सारी कंट्रीज ट्राई कर रही है, तो उसमें चाइना ने अचीव कर लिया, इसने एक एविडेंस भी दे दिया। By keeping health issue in mind, Indian government has also accelerated its progress in health sector by putting health sector for all at the top of the development agenda. Okay. Both central states have shown strong leadership and willingness to adopt universal health coverage as their primary health goals through Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सारा है। अब देखिए ये सेम आइडिया है। ओके, इन माइंड गवर्नमेंट हैज एक्सलेरेटेड इट्स प्रोग्रेस, ओके, पुटिंग द हेल्थ सेक्टर एट द टॉप। ठीक है, अब एट द टॉप है और यहाँ पे इसने लिखा प्राइमरी हेल्थ गोल, बात तो एक ही है। और जो आयुष्मान भारत है वो यहीं पे लिख के काम खत्म कर दो, ये वाला अलग से सेंटेंस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए इसने सिर्फ एक ही स्कीम के बारे में बात की है और इसी स्कीम को इलेबरेट किया है, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, एक दो के बारे में बात करो, उसी को इलेबरेट करो, ना कि पूरा लिस्ट दे दो स्कीम्स एंड पॉलिसी मेजर्स का। दिस स्कीम कवर्स मोर देन 13 करोड़ फैमिलीज इन स्लाइटली ओवर देन, ये सारा इसने बता दिया। अब इस कंटेंट में खास बात क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो एक्चुअली आपको वर्ल्ड कंटेक्स्ट में लिखना है। तो संजय ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि वर्ल्ड कंटेक्स्ट में हल्का सा इसने बता दिया, चाइना के बारे में बता दिया और फिर तुरंत ये इंडिया को फोकस करने लग गया। तो आपका वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी आपने मेंशन कर दिया डेटा और आप इंडियन कंटेक्स्ट में भी आप मेंशन कर रहे हो। ओके, तो अगर आपको टॉपिक ऐसा लगता है जिसमें आपको वर्ल्ड कंटेक्स्ट में मेंशन करना चाहिए तो एक दो लाइन आप ज़रूर से इसमें मेंशन करो और फिर आप इंडिया पर फोकस कर सकते हो। इसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो आयुष्मान भारत है उसने उसके बारे में बता दिया कि क्या क्या कर रहा है आयुष्मान भारत। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड देयर आर मेनी चैलेंजेस इन द वे टू प्रोवाइड कंप्लीट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ओके, फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू, फिर इसने डेटा दिया है, ओके, कि जो डॉक्टर्स है इतने पीपल में ये इतना ही है। ओके, ये सारा डेटा है। उसने कंक्लूड किया है, टू फेस ऑल द चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू फोकस
ऑन प्रोवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ, इस तरह से इसको लिखना था। गवर्नमेंट शुड क्रिएट मोर अवेयरनेस प्रोग्राम टू मेक पीपल अवेयर अबाउट हेल्थ इश्यूज। ओके, अब देखिए मैंने इसमें लिखा है वर्क ऑन कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन। जो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के बीच का जो हिस्सा है वो अच्छा लिखा है। मैंने इसको 4 दिया है ताकि ये आराम से मैं इसको 6 भी दे सकती थी, मगर मैंने मार्क्स इसको कम दिए हैं ताकि इसको पता चले कि जो इंट्रोडक्शन में उसने जो डेफिनेशन अप्रोच लिखा है वो सही नहीं है। ओके, इसकी वजह से इसको मैंने मार्क्स कम दिया। और कंक्लूजन भी ऑल कंट्रीज मस्ट हेल्प, बहुत वेग सा कंक्लूजन नहीं देना है। कंक्लूजन में आपको कनेक्ट करना चाहिए जो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 4 दिया है। अब आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में इंट्रोडक्शन आप देखिए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज जस्टिफाइड। तो आर्ग्यूमेंट में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का आप डेफिनेशन दे सकते हो, इट इज़ डिफाइंड एज, आप ऐसे लिख सकते हो, मगर एस्से में कभी भी नहीं लिखोगे। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है ये इसने डिफाइन कर दिया है। ओके, अब देखिए इसने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया है, एब्रीवेटेड फॉर्म, तो फिर आप यहाँ पर भी आप फिर शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करो। जब आपने शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी दे दिया है तो इससे आपके वर्ड्स कम कंज्यूम होंगे। ओके, बेटर रहेगा। फिर इसने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है, फॉर में इसने स्टेटमेंट दिया है। कोई लिखते हैं पॉइंट्स इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, पॉइंट्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। इतना लंबा मत लिखो, टाइम इतना नहीं रहता है आप लोगों के पास, सीधे फॉर और अगेंस्ट लिखो। अब एक तो प्राइवेट डिफेंस के लिए ज़रूरी है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, और ये पॉइंट इस तरह से नहीं दे, ABCD दे। उसके बाद जो सेक्शन है 46, ये ऑथराइज भी करता है पुलिस को फोर्स यूज़ करने में। ये जो अभी फ़िलहाल जो वुमेन वेटरनेरियन का जो रेप केस था उसके बारे में इसने लिखा है, तो करंट से भी इसने कनेक्ट कर दिया है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग स्पीडी जस्टिस देता है, ये भी इसने लिख दिया है। ओके, तो 3 पॉइंट्स इसने यहाँ पर दे दिए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर में 10 पॉइंट दे देते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट रेलिवेंट होता है। ओके, 1-2 पॉइंट रेलिवेंट होगा और 10 पॉइंट दे देंगे, ये दिखाने के लिए देखिए कितना सारा आता है। ऐसा मत करिए, 2 पॉइंट्स दीजिए, उसको अच्छे से एलैबोरेट करिए, कनेक्ट करिए करंट इवेंट से। अगेंस्ट में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज नॉट जस्टिफाइड इफ द इनोसेंट अलॉन्ग विद मिसक्रिएंट्स आर किल्ड बाय द इन द इनकाउंटर्स, नॉट बाय द इनकाउंटर्स। फिर इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज अथॉरिटीज में मिसयूज द पावर। बार बार देखिए EJK लिख सकते हो ना एब्रीवेटेड फॉर्म में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, आप देखिए यहाँ पर इसने लिखा है, और फिर इसने कंक्लूड कर दिया है। आर्गुमेंट का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा शॉर्ट रखना चाहिए। तो इसने लिखा है सेल्फ डिफेंस के लिए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सही है, मगर द रूल ऑफ गन शुड नॉट बी प्रेफर्ड टू द रूल ऑफ लॉ। बहुत अच्छा कंक्लूजन है, इसको मैंने 7 दिया है। फिर स्कूल टीचिंग इज़ नॉट एन अट्रैक्टिव करियर, तो इसने पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया है, कुछ पॉलिसी मेजर लिया उसके बारे में बताया है। फिर फॉर के बारे में बताया है। अब इसमें लिखा है द मेन रीजन फॉर स्कूल टीचिंग इज नॉट एन अट्रैक्टिव करियर आर पुअर सैलरीज एंड ओल्ड पैटर्न सिलेबस। Recently, from West Virginia to California, teachers across the United States have mounted large-scale strikes demanding higher salary. School teachers are also getting bored by delivering same lectures in old pattern. अब द स्कूल टीचिंग इज़ नॉट एन, ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा है, ये सही नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर बोलना इसको भूल गई, यहाँ पर मुझे एक लिखना था फीडबैक कि आप एक ही पॉइंट में दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। यहाँ पे आप पुअर सैलरीज के बारे में बात कर रहे हो, ओके, पुअर सैलरीज के बारे में बात कर रहे हो, फिर यहाँ पे आप बोर होने की बात कर रहे हो, तो ये अलग अलग पॉइंट्स में लिखना चाहिए इसको। फिर लैक ऑफ ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस नहीं होता है टीचर्स के पास, इसने ये लिखा है। फिर इसने लिखा है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। फिर बार बार स्कूल टीचिंग इज़ नॉट एन अट्रैक्टिव करियर, बार बार नहीं लिखना चाहिए इसको। बाय द इंक्रीजिंग रेंज ऑफ ड्यूटीज़, तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम इसको लिखना चाहिए कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो क्या क्या वर्कलोड है ये तो लिखना पड़ेगा ना, कि एग्ज़ाम ड्यूटी है, आंसर करेक्शन है, ओके, काउंसलिंग भी करना होता है टीचर्स को। फिर अगेंस्ट में इसने लिखा है कि गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, इसलिए अट्रैक्टिव है। फिर उसके बाद स्कूल टीचर्स अपडेटेड रहते हैं करंट न्यूज़ टेक्नोलॉजी में। फिर बार बार अट्रैक्टिव करियर नहीं लिखो, सही नहीं लगता है। फिर ट्रेनिंग के बारे में लिखा है, समर वेकेशन रहते हैं,
ओके, लिखा है सैलरीज पुअर रहती है मगर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है। फिर मैंने लिखा समर वेकेशन लिखो भाई, किसको कौन से जॉब में, जॉब प्रोफाइल में 2 महीने 2.5 महीने की छुट्टी मिलती है सिवाय टीचिंग जॉब में। ओके, फिर इसने कंक्लूजन लिखा है For making school teaching an attractive career, the government should make awareness program and do the needful changes to attract the youth in the teaching field। ठीक है कंक्लूजन। ओके, इसने अपना सजेशन दिया है मगर मैंने इसको 4 इसमें दिया है क्योंकि इसने बहुत जनरलाइज ओपिनियन दिया है, कोई एग्जाम्पल्स नहीं है इसमें। ओके, पुअर सैलरीज के बारे में बता रहे हैं, तो फिर आप बताइए कितना मिल रहा है टीचर्स को। ओके, प्लास्टिक बैन और हेडिंग दिया है, हेडिंग को अंडरलाइन नहीं करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इसने बता दिया कि उड़ीसा में किया गया था। ओके, और जो भी इसको डिफाई करेगा इस प्लास्टिक बैन के नॉर्म्स को, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा ये बता दिया। फाइन। फिर उसके बाद इसने प्लास्टिक का क्या किस लिए वो हार्मफुल है, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे बताई। आप देखिए फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इस तरह से बता रहे हैं। इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, यहाँ पर आप देखेंगे affects human health, it can cause choking of drainage, river. Okay, but the ban on plastic can be too disruptive for industry, leading economic slowdown and job losses। ये आपको 3rd पैराग्राफ में बताना चाहिए था। ओके, बेटर रहता। टू कॉम्बैट environmental pollution, the center has decided to collect and dispose इतना टन्स। और इसने बेसिकली अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट कॉन्सेंट्रेट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट पर, उड़ीसा में जहाँ पे प्लास्टिक बैन हुआ है। तो मैंने लिखा व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स। ओके, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है 15 अगस्त को सेंटर ने अनाउंस किया था प्लास्टिक को बैन करने का 2 अक्टूबर से, मगर ये किया ही नहीं गया। तो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में प्लास्टिक को बैन किए थे, तो उसमें से एक उड़ीसा भी था। तो इसने ये पॉइंट नेग्लेक्ट किए, तो इसलिए मैंने इसको 4 दिया है। और रिपोर्ट में याद रखना, अपना सजेशन, अपना ओपिनियन मत देना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसने क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसने लिख दिया। ओके, कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहा है ये भी इसने लिख दिया। फिर ये इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि ये कॉरिडोर जो है किस लिए इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ये बताया। ओके, यहाँ पर, और फिर चाइना के लिए ये किस लिए इम्पोर्टेंट है ये बताया इस पैराग्राफ में। फिर उसके बाद इंडिया क्यों अपोज कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, ये बताया। तो बहुत अच्छे से इसने बताया है, इसलिए मैंने इसको 6 दिया है। और आप इसकी राइटिंग भी देखो कितनी नीट एंड टाइडी है। अब प्रेसी है, तो प्रेसी मैं अपने जो मैंने खुद जो प्रेसी लिखा है वो मैं आपको ज़रूर इसमें डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल इसमें तो मैं नहीं कर रही हूँ, मगर आप देखिए मैंने ज़्यादा इसमें करेक्शन ही नहीं किया है, क्योंकि प्रेसी का ना फर्स्ट लाइन ही देख कर समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट्स को प्रेसी लिखना आता है या नहीं आता है। ओके, ये प्रेसी बहुत डिफ़िकल्ट था और संजय नहीं समझ पाया, और इसलिए इसको इसमें 1 मिले हैं। यू हैवंट अंडरस्टूड द पैसेज नाइसली। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसने ढंग से इसका आंसर नहीं किया है, तो इसको समझाने के लिए मुझे ना पूरा का पूरा पैसेज समझाना पड़ेगा। तो जो मैं अपने लिखा जो आंसर है वो मैं अपलोड करूँगी, तब मैं समझाऊँगी। ठीक है, इसमें देखिए इसको मार्क्स नहीं मिले हैं। अब ग्रामर है, ग्रामर में इसको 20 मिला है, वो भी बहुत अच्छा है। मिनिमम 15 तो लाना ही चाहिए। और इसने ग्रामर की क्लास बहुत जो पूरी जो पेपर 2 की क्लास है इसने बहुत अच्छे से अटेंड की है और बहुत सिंसियर है। बुकलेट का इसने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और बाकायदा मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इसको बहुत अच्छे से आता है। इसने बाकी में बहुत अच्छे से मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया हुआ है। ओके, मेरे ख्याल से ये वाला जो आंसर स्क्रिप्ट जो मैंने इसका अपलोड किया है आपको बहुत अच्छे से ये एक गाइडलाइन दे रहा होगा कि किस तरह से हमें आंसर्स लिखना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।